बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर के और शिक्षण विधियों के साथ में आज इस सेलेक्टेड क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर के आए हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों और काफ़ी बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अपनी इन क्वेश्चनों की सीरीज की। तो आज पहली सीरीज है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलो देखिए, पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है वह बालक कैसा है। क्वेश्चन ये है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है वह कैसा बालक है। तो सामान्य बुद्धि वाला बालक है, प्रखर बुद्धि वाला बालक है, उत्कृष्ट बुद्धि वाला बालक है या प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बालक है। तो कैसा बालक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक है वो सामान्य बुद्धि वाला बालक है। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया है वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में काफ़ी बार आ चुके हैं और बार बार परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, अधिनियम है। तीसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि या फिर सीधा कह सकते हैं बुद्धि, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। तो कोई बच्चा है उसकी बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होगी। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। कौन सी विधि सबसे अच्छी हो जाएगी। आप चैट बॉक्स में साथ के साथ उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। चलो देखिए, इसकी सबसे अच्छी विधि होगी दोस्तों विकासीय विधि। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया। तो गार्डनर के जो बुद्धि के अधिनियम है वो 7 हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है सभी। तो स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो ध्यान रखेंगे, गार्डनर के जो 7 बुद्धि के अधिनियम है उनमें से किस के बारे में इसमें नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें यहाँ भावात्मक बुद्धि गार्डनर ने नहीं दिया। तो देखिए, गार्डनर के जो 7 बुद्धि के अधिमान है, तो अधिमान में आपके स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन भावात्मक बुद्धि नहीं दी है गार्डनर ने। अगला 5वां प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो उसकी IQ कितनी होगी, ये क्वेश्चन किया है। तो 125, बी है 80, सी है 120 और डी है 100। तो कितनी होगी दोस्तों। तो ये आपकी 125 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। देखिए, हर बार परीक्षा में कथन जरूर आते हैं दोस्तों, हर बार की परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट कथन ही हम आपके लिए लेकर के आए। तो इसमें देखिए, BS स्किनर या फिर BN झा, स्किनर या डेविस या वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका स्किनर। स्किनर का यह कथन है, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। और व्यवहारवाद किसने कहा है, वाटसन ने। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। जो हिंदी के अक्षर हैं उनको बालक किस वर्ष में पहचानने लगते हैं।
तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष में। हिंदी के अक्षरों को 5 वर्ष में बालक पहचान करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। एलेक्सिया है, तो एलेक्सिया क्या है दोस्तों? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया है क्या? पढ़ने की अक्षमता है, लिखने की है, सुनने की है या फिर सीखने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलेक्सिया है दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता। पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। 9वां प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। जो 9वां प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो सभी इंपॉर्टेंट है, आज की सीरीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए जो बार बार में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलो देखिए, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यहाँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, देखिए 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो इसमें आपको बता दूं 0 से 2 वर्ष आपकी इंद्रिय जनित अवस्था मानी है, 2 से 7 वर्ष आपकी संवेदी अवस्था है और यहाँ 7 से 11 वर्ष मूर्त अवस्था है और 11 से 15 वर्ष औपचारिक अवस्था है। तो यहाँ औपचारिक अवस्था पूछी है दोस्तों 11 से 15 वर्ष। 10वां प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, बी है 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो कितने दिन लगते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आ चुका है। तो ये 280 दिन लगते हैं दोस्तों गर्भ में बालक के लिए। 11वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सर्ली ने। तो यहाँ देखिए कौन था, जैसे पावलव और थॉर्नडाइक, तो उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कोलर, उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने अध्ययन किया था। तो पावलव ने किस पर किया था दोस्तों? ये मेन कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलव ने कुत्ते पर किया था। चलो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेस्टोलॉजी, जिसने अपने बालक पर, अपने बच्चे पर ही अध्ययन किया था। एक स्किनर भी है दोस्तों जिसने चूहे पर अध्ययन किया था। 12वां क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास होता है, ये कैसे होता है? और ये क्वेश्चन तो आप एक तरह से मोस्ट लगा लीजिए इस पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर या दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ विकास के बारे में बात की जा रही है, बालक के विकास के बारे में, बाल विकास के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिर से पैर की ओर बाल विकास होता है। ध्यान रखेंगे, सिर से पैर की ओर बाल विकास होता है। 13वां प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, या सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्तुलाकार गति होती है। तो विकास अगर पूछा जाए तो विकास तो निरंतर होता रहता है, जो मानसिक विकास है वो निरंतर होता रहता है। देखिए यहाँ विकास में एक गत्यात्मक या लंबवत इस तरीका से पूछा जा सकता है और वो सभी के आंसर अलग अलग होंगे। तो यहाँ केवल पूछा है विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है दोस्तों। और विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया, सभी में विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। और विकास कभी सीधा नहीं होता, वर्तुलाकार होता है, एक स्प्रिंग जैसी आकृति में होता है। तो यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर ये गलत है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। 14वां प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो शैशव अवस्था, डिम्ब अवस्था, बीजकरण या फिर भ्रूण अवस्था। तो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
तो इसमें शैशव अवस्था गर्भ धारण की जो समय है वो नहीं है। डिंब अवस्था या बीजकरण भ्रूण अवस्था ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 15वां, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। यहाँ पूछा मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता है वो क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता। क्वेश्चन की भाषा को अगर हमने समझ लिया क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, तो तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा मन और शरीर का विकास। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? ये काफी बार पूछा गया है, पिछली बार परीक्षा में भी आया था दोस्तों। तो इसमें पैर का निर्माण होता है या सिर का, धड़ का या सभी का? तो गर्भ में सबसे पहले निर्माण किसका होता है? काफी बार पूछा गया है। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर जरूर कर दें अपने अपने ग्रुपों में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो इसमें सबसे पहले जो निर्माण होता है दोस्तों गर्भ में वो होता है सिर का। अगला क्वेश्चन है 17वां, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये वही क्वेश्चन हम आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार परीक्षा में आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यहां पूछा है गर्भ के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 206, 230, 270 या 320? तो गर्भ के समय होती है दोस्तों 270 और वयस्क किशोर अवस्था में हो जाती है 206, सभी को पता है। 18वां प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब प्रारंभ करता है? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ करता है 3 माह में दोस्तों। 19वां प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 350 ग्राम। 20वां क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशव अवस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में या फिर शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में? तो कल्पना जगत में विचरण कब होता है, किस अवस्था में होता है? ये काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। लाइक जरूर कर दें दोस्तों, जो लाइव देख रहे हैं लाइक कर दें। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें होता है दोस्तों आपका शैशव अवस्था और किशोर अवस्था में। उसके बाद में 21वां प्रश्न है, बालक मुख्य अंगों की रंगों की पहचान कर लेता है। तो मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? मुख्य रंगों की पहचान कब करता है? तो वो करता है दोस्तों 5 वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो किस अवस्था में होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका शैशव अवस्था में। 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर, मां की ओर, ध्वनि की ओर या भोजन की ओर? चारों ऑप्शन अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। तो किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो वो करता है दोस्तों प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर सबसे पहले आकर्षित होता है। 24वां प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बालक की जिज्ञासा को दमन कर देना चाहिए, शांत करना चाहिए या उत्तेजित करना चाहिए या सक्रिय करना चाहिए?
तो देखिए, दमन तो नहीं करना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को कभी दमन नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो उसको शांत करना चाहिए। उसका, अगर कोई बालक कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसको दमन नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, उसको उस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में, 1887 में, 1800, हाँ उत्तर आप बिल्कुल दे सकते हैं, चैट बॉक्स में साथ के साथ उत्तर दें। तो 1887 में या 1800, हाँ बिल्कुल साथ के साथ उत्तर दे सकते हैं, 79 में या 1590 में। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1930 में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। 26वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो किशोर अवस्था में बाल विकास पर, सामाजिक विकास पर, बाल विकास नहीं है सामाजिक विकास है, तो इसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता? रुचियों का, आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या अभिवृत्ति का? तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता? देखिए, किशोर अवस्था में आवश्यकताएं होती हैं, रुचियां होती है, अभिवृत्ति होती है और असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो जब किशोर अवस्था आती है उस समय रुचियां भी बढ़ती है, आवश्यकता भी होती है, अभिवृत्ति भी होती है और असुरक्षा नहीं होती। 27वां प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण कर लें या चरित्र चित्रण कर लें, एक ही बात है। चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित कौन सी अवस्था है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था। और मेन कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि परंपरागत जो अधिनियम बताया है वो किसने बताया है? परंपरागत अधिनियम किसके अनुसार बताया गया है? तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, सी है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था और डी है स्व केंद्रित अवस्था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? तो यहाँ है दोस्तों, किशोर अवस्था में आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। 28वां प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो हर एग्जाम में दोस्तों कथन जरूर पूछे जाते हैं, तो यहाँ विकास के बारे में पूछा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं हरलॉक का, जेम्स ड्रेबर का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो ये कथन है दोस्तों हरलॉक का। अगला क्वेश्चन है 29वां, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है। यहाँ नए जन्म की जो बात की है ये जॉन एंड सिम्पसन ने की है, गेसल ने की है, स्टैनली हॉल ने की है या गिडफ्रे ने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्टैनली हॉल। हमेशा ध्यान रखेंगे जब किशोर अवस्था के नए जन्म की बात होगी तो स्टैनली हॉल का नाम आएगा। ध्यान रखना है, जब किशोर अवस्था के नए जन्म की बात होगी तो स्टैनली हॉल का नाम आएगा, ये ध्यान रखना है। और लाइक जरूर कर दें दोस्तों, साथ में अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज की सीरीज में वही क्वेश्चन हम लेकर के आए जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, क्योंकि कथन जरूर आएगा, हर परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं तो एक कथन कम से कम पूछा ही जाता है दोस्तों। और जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक जरूर कर दें। तो किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। यहाँ देखिए नए जन्म की बात की थी किशोर अवस्था में, तो वो किसने की थी? अभी क्वेश्चन आया था, यहाँ देखिए स्टैनली हॉल ने की थी नए जन्म की। यहाँ कह रहा है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पील?
तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जीन पियाजे ने कहा है। दोनों जो परिभाषा है उनको ध्यान रखना, अभी तक 4 परिभाषाएं आपकी आ चुकी है दोस्तों। यहाँ जीन पियाजे ने कहा है किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। दिमाग में ये रखेंगे, आदर्शों की बात हो किशोर अवस्था में तो जीन पियाजे, अगर बात होगी यहाँ नए जन्म की तो स्टैनली हॉल। ध्यान रखना है, नए जन्म में स्टैनली हॉल, आदर्शों की बात होगी किशोर अवस्था में तो जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है 31वां, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, या अवबोध की क्षमता से। अवबोध मतलब समझना। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है दोस्तों, यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन है, शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से कोई संबंध नहीं है मानसिक विकास में। अगर वजन कम हो या ज़्यादा हो तो भी मानसिक विकास रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। और विकास कैसा चलता है ये आपको पहले बताया था, वर्तालुकार, ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह। 32वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? शैशव अवस्था में? शैशव अवस्था में तो नहीं होती, 270 होती हैं। बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था के बाद, या प्रौढ़ अवस्था में? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा कम से कम प्रौढ़ अवस्था में, क्योंकि देखिए शैशव अवस्था में 270 होती है, बाल्य अवस्था में थोड़ी कम हो जाती हैं। यहाँ पूर्ण बाल्य अवस्था में आपकी 206 और किशोर अवस्था के बाद 206 ही रहती है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है दोस्तों। 33वां प्रश्न है, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छी परीक्षा परिणाम देने की। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की है? ये तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षा की है, या समायोजन की है, या अच्छे परीक्षा परिणाम बढ़ाने की? तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा समायोजन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, तो समायोजन की समस्या आती है। 34वां प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लें इस क्वेश्चन को। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोर अवस्था से संबंधित ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखो, आदर्श के बारे में बताया, किशोर अवस्था आदर्श का काल है, जीन पियाजे ने बताया। किशोर अवस्था नया जन्म है, ये किसने बताया था? नया जन्म के बारे में बताया था जीन आपका स्टैनली हॉल ने। उसके बाद में किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है, ये किसने बताया? स्किनर ने, स्टैनली हॉल ने, या E.S. किलपैट्रिक ने, या थॉर्नडाइक ने? तो यहाँ ध्यान रखेंगे किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान की बात है, यहाँ स्टैनली हॉल ने ही कहा है इसे। उसके बाद में 35वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की 4, 3, 2 या 5? तो यहाँ जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है दोस्तों, वो है आपकी 4। देखिए, पहली अवस्था, पहला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था जीन पियाजे के अनुसार। और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लाइक बहुत कम चल रहे हैं आपके, लाइव ज़्यादा हैं लेकिन लाइक कम है, तो लाइक भी करते हैं साथ के साथ। यहाँ जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं, पहली है इंद्रिय जनित अवस्था, फिर संवेदी अवस्था, फिर मूर्त विकास अवस्था, फिर है अमूर्त विकास की अवस्था। तो ये ध्यान रखेंगे 4 अवस्थाएं जो 0 से 2 वर्ष होती है, इंद्रिय जनित अवस्था। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो एरिक्सन के अनुसार पूछा है यहाँ 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, और किशोर अवस्था। यहाँ पूछा है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अधिक पहल करता है लेकिन सशक्त भी हो जाता है और दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका किशोर अवस्था नहीं रहेगा, और ना ही 6 से 12 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था रहती है। 37वां प्रश्न है आपका, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ऐसा कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को
प्रभावित नहीं करता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा है? परिवार का वातावरण। तो परिवार का वातावरण मानसिक प्रभाव को प्रभावित करता है, विकास को, या नहीं करता है? धार्मिक वातावरण, परिवार के सामाजिक स्थिति या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला है वो वातावरण करेगा दोस्तों, चाहे वो आपका वातावरण समाज का हो या आर्थिक हो या फिर परिवार का हो, लेकिन धार्मिक वातावरण मानसिक अवस्था को प्रभावित कभी नहीं करता है, यह ध्यान रखेंगे। 38वां प्रश्न है, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? यहाँ बात हो रही है दोस्तों नैतिक तर्क की अवस्था के सिद्धांत के बारे में। तो नैतिक अवस्था कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या पावलोव? ध्यान रखेंगे नैतिक जो विकास किया है वो कोलबर्ग ने किया, और ये विकास 3 अवस्थाओं में किया है। इनके 3 चरण बताए। परंपरागत, यहाँ पहला है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है उत्तर परंपरागत। ध्यान रखेंगे कोलबर्ग के अनुसार। 39वां प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो चूहों पर प्रयोग किसने किया? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलोव ने? पावलोव ने तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने अपने बालक पर किया था और चूहे पर भी किया था, लेकिन स्किनर यहाँ पर है नहीं दोस्तों। तो यहाँ मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां के सिद्धांत बताए थे 14, जो 14 मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत है वो बताए थे मैकडूगल ने। तो यहाँ मेंडल है इसका सही उत्तर। मेंडल ने चूहे पर प्रयोग किया था जो वंशानुक्रम किया था। 40वां प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कहने का मतलब है जो मित्र के समान बालक का लक्षण ऊर्जावान नहीं है वो कौन सा है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। काफी सरल क्वेश्चन है, आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसानी से चिढ़ने वाला, ये ऊर्जावान नहीं है। देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं मैं। अगली बार आपके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के काफी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, आप तैयार रहें। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जैसे ये आज की सीरीज में काफी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए दोस्तों। 41वां प्रश्न है, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है? किशोर अवस्था कब प्रारंभ होती है? 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? काफी सरल क्वेश्चन है, किशोर अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या फिर 18 वर्ष की आयु से? तो ये होती है दोस्तों आपकी 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था प्रारंभ आपकी 12 वर्ष की आयु से हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। 42वां क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकाशशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ये परिभाषा है आपकी, क्योंकि परिभाषा आपकी एक जरूर आएगी। तो यहाँ पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, फ्रायड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलोव ने? तो यहाँ क्वेश्चन किया है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय, तो ये दिया था दोस्तों कार्ल रोजर्स ने। ध्यान रखेंगे रोजर्स ने इसका जो संप्रत्यय दिया था। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थित्यर्थ के विकास को समझने में सहायता की? तो वस्तु के जो स्थायीपन होता है उसको समझने में विकास किसने किया? तो पियाजे ने, फेस्टिंगर ने, एरिक्सन ने या बेलाक ने? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों पियाजे ने। यहाँ जो बच्चे के स्थायित्व को, जो इन्होंने 4 अवस्था बताई, तो वो बच्चों के स्थायित्व को समझने और विकास को समझने की सहायता करने के लिए वो अवस्था बताई थी। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है,
और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यहाँ परा अहम, केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थिर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, अगर कोई प्रकाश भी दिखाई देता है तो वो भी ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे के साथ साथ चल रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सजीव चिंतन। वो बच्चा सजीव चिंतन करता है उस सूर्य को देख करके कि ये मेरे साथ साथ में ही चल रहा है। जिस प्रकार से कोई मनुष्य चलता है उसी प्रकार से वो चिंतन करता है कि ये मेरे साथ में सूर्य चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 45वां। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो किसने दावा किया था कि सभी भाषाओं में जो होने वाले गुण होते हैं वो सार्वजनिक गुण होते हैं और वो जन्मजात होते हैं? तो ये B.S. स्किनर ने, अल्बर्ट बंडोरा ने, या नाम चॉम्स्की ने, या E.C. टोलमैन ने? तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब बात आएगी भाषाओं की तो वहां ध्यान रखेंगे नोम चॉम्स्की का। जब बात आएगी भाषाओं की तो वहां नोम चॉम्स्की का। यहाँ सार्वभौमिक गुण बताया है भाषाओं में नोम चॉम्स्की ने। उसके बाद में 46वां प्रश्न है। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था है जिसमें बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? मुखी अवस्था, गोदी अवस्था, लैंगिक अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था? कौन सी अवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लैंगिक अवस्था में फ्रायड के अनुसार बच्चों का जो ध्यान है वो जननांगों की ओर जाता है। 47वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो अंक गणितीय, सदृश्यता या समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। तो कौन सी? अंक तालिका, सदृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्र पूर्ति? तो यहाँ ध्यान रखेंगे चित्र पूर्ति। यदि बच्चे को एक चित्र दे दिया और वो चित्र की पूर्ति कर रहा है तो यहाँ वेसलर बुद्धि मापनी का निष्पादन हो रहा है। अगर किसी बच्चे को एक चित्र दिया और वो चित्र की पूर्ति कर रहा है तो वहाँ एक वेसलर बुद्धि का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है 48वां क्वेश्चन है। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो मनोविश्लेषणात्मक या व्यवहारात्मक या क्रांतिक अवस्था समूह या फिर संज्ञानात्मक? तो यहाँ ध्यान रखेंगे बाल मनोविज्ञान की मनोविश्लेषणात्मक ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन पर दोबारा चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ऐसा है जो प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। पूर्व ज्ञान होता है उस पर आधारित होता है मनोविश्लेषणात्मक अनुभव। अगला प्रश्न है 49वां। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? मेन कमेंट्स बॉक्स में बताना दोस्तों। मेन कमेंट्स बॉक्स में आप एक क्वेश्चन बताना है कि जो बाल मनोविज्ञान के जनक थे वो कौन है? बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? चलो ये है ऑप्शन फ्रीयर, सेन, डार्विन या स्टर्न। तो यहाँ ध्यान रखेंगे डार्विन है जिन्होंने दोस्तों ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट लिखी थी। ध्यान रखेंगे स्टर्न का संबंध है बुद्धि लब्धि से। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बुद्धि लब्धि से संबंध किसका है तो स्टर्न का संबंध है बुद्धि लब्धि से, ध्यान रखना है। अगला 50वां क्वेश्चन है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी? तो मानकीय जो परीक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और मानक भी होनी चाहिए।
तो यहाँ उपरोक्त सभी, दोबारा देखें ये काफी इंपॉर्टेंट है। मानकीय जो परीक्षा है आपकी, जो परीक्षण हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए, परीक्षा वैध भी होनी चाहिए और मानक भी होनी चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर दोनों ऑप्शन साथ में आते हैं, विश्वसनीयता और वैधता, तो यहाँ यही ऑप्शन रहेगा, विश्वसनीयता और वैधता। लेकिन तीनों अलग अलग आए तो सभी का ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा दोस्तों। तो साथ के साथ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपने अपने ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम आज की सीरीज लेकर के आए और अगले सीरीज हम आपके 1000 क्वेश्चनों के लेकर के आने वाले हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।